मैं JOIT 817 का अभ्यर्थी हूँ। आज हमारी हालत ये हो चुकी है कि हम किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं हैं, इसीलिए मैं वीडियो में भी अपना मुँह नहीं दिखा सकता। हमने सोचा बीजेपी ने जब हमारा काम नहीं किया, हम कांग्रेस को वोट देते हैं। सुनने में तो ये आ रहा है कि जो 817 का पेपर है, उसमें पेपर लीकेज हुई ही नहीं है, उसमें टेम्परिंग हुई है। 1 लाख पे एक बंदा होगा तो क्या 99,999 बंदों को सज़ा दी जाएगी? न्याय यात्रा, आजकल भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस क्या कर रही है? हिमाचल में कांग्रेस न्याय क्यों नहीं दे पा रही है? सबसे बड़ा प्रश्न है ये। अगर हमारे 4 साल इन्होंने वेस्ट कर दिए, भुगतान करें, पेपर भरे, हमने सेंटरों पे गए, 4-4 लाख रुपए डाले एक एक बच्चे के खाते में। इतना खर्चा हो गया हमारे पेरेंट्स का, हम लोगों ने इतना पैसा दिया हुआ है, इन लोगों की ऐशों के लिए दिया हुआ है। तो हम यही बोलेंगे कि हम ही सबसे बड़े मूर्ख हैं जिन्होंने कांग्रेस गवर्नमेंट को वोट किया हुआ है। और आपको क्या लगता है कि सिर्फ हम बच्चे, हम अपनी फैमिलीज भी साथ लेके आएंगे, सड़कों पे उतरेंगे और जितने दिन हो सकते हैं वहीं पे रहेंगे, तब तक फिर हम ये नहीं बोल देते कि मंत्रिमंडल भंग ना हो जाए, क्योंकि ऐसे मंत्रियों की जरूरत ही नहीं है। सर हम इधर आए थे, हम चंद्र कुमार जी से मिलने आए थे, हम उनकी सहमति लेना चाहते थे। 4 साल से लटकाया हुआ है, 1 साल या 12 महीने, समथिंग 12-14 महीने इनकी सरकार को बने हो गए। अगर इन्होंने कैंसिल करना था तो इन्होंने उस टाइम क्यों नहीं किया? हमारा बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग मिलके। उनकी मंत्रिमंडल में कोई एक बंदा करप्टेड पाया जाता है तो ये लोग उसको ही निकालते हैं, पूरी मंत्रिमंडल को खत्म कर देते हैं। सर इतनी उम्र हो चुकी है इनकी, लेकिन इन्होंने हमसे अच्छे से बात तक नहीं की। मेरे दादा की उम्र क्या होंगे ये? इन्होंने बात ही नहीं सुनी चाहिए। इन्होंने बोला हमसे बकवास मत करो, बोले निकलो यहाँ से। अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया आज JOIT 817 के मुद्दे पर एक बार फिर बात करने का ये तो मैं यही कहूंगा कि लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और दुर्भाग्यवश हमें बार बार ठीक उसी तरह से JOIT 817 के मुद्दे पर कहना पड़ रहा है, जो दुर्भाग्यवश सरकार की जो प्रणाली है उसके बीच में उलझा हुआ है। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो भी JOIT 817 के साथ जुड़ी हुई है। मसला इसलिए अहम हो गया कि आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का भी दिवस है, अहम दिवस है। और जो हिमाचल की बात करूं तो युवाओं के जान प्राण तमाम रोजगार में फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी जो रोजगार की मूर्ति है उसकी आराधना वो रोज करते हैं, लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती कहीं नजर नहीं आ रही। बीते कल नगरोटा सुलिया में JOIT 817 के जो अभ्यर्थी थे वो कैबिनेट मिनिस्टर चौधरी चंद्र कुमार जी से मिलने गए और वहां पर हंगामा हो गया। और इस हंगामे के कुछ एक आप वीडियोस देखिए, तब के हैं जब चौधरी चंद्र कुमार के साथ मंच पर ये लोग मिलने के लिए पहुंचे थे, सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत, और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से ये जो अभ्यर्थी हैं यहां पर पहुंचे थे। लेकिन हुआ क्या, ये जरा आप देखिए और सुनिए, समझिए। ऐसा नहीं होता इंक्वायरी में। इसका मतलब है कि एक चावल का आपने पूरा टोकरी रखी है और उसमें से 12 जो है वो दाने उसके खराब है, तो आप कहेंगे कि चावल जो है वो ठीक है, 12 को निकाल दो, 12 दाने को, और बाकी जो है चावल ठीक है। हमें क्या पता कि बाकी भी हुए होंगे। जब इंक्वायरी होगी उस इंक्वायरी में स्टैब्लिश हुआ कि पेपर लीक हुआ है, जब पेपर ही लीक हो गया तो जो दोषी अगर 10 हैं तो 10 भी दोषी हैं और जो बाकी लोग हैं उनके ऊपर भी शक है। सर 2.5 लाख शक है, 2.5 लाख के ऊपर भी शक है, 2.5 लाख के ऊपर भी शक है ना, ये पेपर लीक हुआ है। तो वही नहीं है, ज्यादा नहीं बहस करनी, आपकी बात सुननी चाहिए। जब कैबिनेट में हमारा ध्यान रखना हमारे मामले में हो गया सर, हमने मैंने एक बार कह दिया कि गुहारें लगाने का जो उस वक्त का माहौल था वो भी आपने देख लिया। उसके बाद गुस्से का, आक्रोश का जो माहौल था वो भी आपने देख लिया, और इन अभ्यर्थियों के बीच में क्या बातचीत हुई, ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर के साथ क्या बात हुई, ये भी आपने भली भांति देख लिया होगा। लेकिन देर शाम तक ये मुद्दा गर्माता चला गया। गर्माता भी क्यों ना, क्योंकि मुद्दा रोजगार से जुड़ा हुआ था। यहां पर चौधरी चंद्र कुमार एक बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि चावल के अगर 10-12 दाने खराब हों तो वो उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। हालांकि कहावत तो यह है कि अगर आलू के बोरी में 2-4 पीस खराब हो तो उनको निकाल दिया जाता है। खैर, मसला जो है वो अभी तक के जो बातचीत थी, खैर
मसला जो है वो चावलों से जुड़ा हुआ है, सियासती तौर पर भी देखा जाए तो और धार्मिक और आस्था के तौर पर भी देखा जाए तो। इन दिनों भाजपा अक्षत चावल जो कि अयोध्या से आए थे, उनका आवंटन, उनका जो प्रसाद वितरण था, उसको प्रदेश के हर विभिन्न गांवों में, शहर में कर रही थी। चावलों का जिक्र कर रहा हूं इसलिए चावल यहां पर अहम हो जाते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ चौधरी चंद्र कुमार ने भी चावलों का ही जिक्र किया है। आखिर ये जो सियासत है, इसमें हो क्या रहा है? रोजगार के साथ सियासत हो रही है और ये किसी भी महीने में सही नहीं की जा सकती। आप देख रहे होंगे कि ये जो कटे फटे से यहां पर जो कागज पड़े हुए नगरोटा सुरिया के बस अड्डे के बाहर, और जो गुस्सा है युवाओं का वो किस कदर है, बच्चे क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये आपने पिछले वीडियोस में देख लिया होगा। आस्था ईश्वर के प्रति भाजपा दिखा रही है और यहां पर रोजगार की आस्था के प्रति प्रदेश सरकार जो है वो अभी तक आंखें मूंदे बैठी हुई है। अब जो आगे वीडियो चलेगा उसमें एक वो ऑडियो चलेगा जो JYT 817 के इस अभ्यर्थी ने हमें ऑडियो के रूप में भेजा था। इस वीडियो में जो ऑडियो चलेगी वो सारी की सारी उसी अभ्यर्थी का बोला हुआ एक बयान है, एक दर्द है। नमस्कार, मैं JYT 817 का अभ्यर्थी हूँ। आज हमारी हालत ये हो चुकी है कि हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसीलिए मैं वीडियो में भी अपना मुंह नहीं दिखा सकता। मैं 817 पे थोड़ी अपनी बात रखना चाहूँगा और किस प्रकार ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया, इस पे भी मैं थोड़ी सी अपनी बात रखूँगा। 2022 में 13 नवंबर 2022 को हिमाचल में इलेक्शन थे। उससे करीब 7 दिन पहले विक्रमादित्य सिंह, कुलदीप सिंह राठौड़, सतपाल सिंह राजदा और राजेंद्र राणा जी ने एक पोस्ट डाल दी। किसी ने 7 दिन पहले डाली, किसी ने 12 दिन पहले डाली कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम JYT मुद्दे को सॉल्व करेंगे। इस मसले पर सरकार बनते ही फैसला ले लिया जाएगा। हम बहुत खुश हो गए। हमने सोचा बीजेपी ने जब हमारा काम नहीं किया, हम कांग्रेस को वोट देते हैं। कांग्रेस को भरपूर सहयोग दिया और कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस ने जीतने के बाद शपथ ग्रहण की और सबसे पहले इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली कि जितनी भी भर्तियां चली हैं उनको होल्ड कर दिया जाए। उसके तुरंत बाद कमीशन को भंग कर दिया गया। हिमाचल में 55,92,828 वोट रजिस्टर्ड वोटर हैं। ठीक है, हिमाचल में 2022 के इलेक्शन में 42,38,412 वोट पड़े थे। अब मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि क्या कभी ये जो इलेक्शन होते हैं, क्या कभी इन पे कोर्ट केस हुआ? क्या इन पे कभी स्टे लिया गया? नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने लिए बहुत अच्छे नियम बनाए हैं कि ना तो इन पे स्टे हो सकता है, ना कोर्ट केस हो सकता है। अगर किसी के ऊपर 10 क्रिमिनल केस चले हैं तो वो भी इलेक्शन लड़ सकता है, कोई जेल से इलेक्शन लड़ सकता है। बहुत अच्छी बात है। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होते हैं, ये शपथ लेते हैं, इनको पेंशन लग जाती है, इनको भत्ते दिए जाते हैं, सुविधाएं दी जाती हैं, 40 से 50 लाख की एक गाड़ी दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये लोगों के लिए काम करें। लेकिन करते क्या हैं? कुछ नहीं। मैं अधिकारियों पे आना चाहूँगा। UPSC जिससे IAS निकलते हैं, IPS निकलते हैं। अब UPSC एक एग्ज़ाम लेती है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। जब वो एडवर्टाइजमेंट निकलती है तो उसमें एक कैलेंडर निकलता है कि इस दिन प्री होगा, इस दिन मेंस होगा, इस दिन इंटरव्यू होगा और इस दिन रिज़ल्ट होगा। ठीक है, लेकिन क्लास 3 के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाती कि जब हमारी पोस्टें एडवर्टाइजमेंट निकलती है, हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट निकलती है, तो ये क्यों नहीं बताया जाता कि इस दिन पेपर होगा, इस दिन टाइपिंग टेस्ट होगा, इस दिन डॉक्यूमेंटेशन होगी और इस दिन रिज़ल्ट निकलेगा और इस दिन ज्वाइनिंग होगी। हमें तो 4 सालों तक लटकाया जाता है। और जो ये बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, इन्होंने 1 साल में पूरी एक कैलेंडर निकलता है इनका और इन्होंने एक शेड्यूल में सब कुछ एक फिक्स होता है। हमारे लिए वो क्यों नहीं? हमारे लिए क्यों नहीं? इनको बढ़िया सैलरीज दी जाती हैं, प्रमोशन इनकी टाइम टू टाइम है,
लेकिन अगर क्लास 3 में आप देखें तो कई ऐसे भी हैं जिनकी प्रमोशन 10-10 साल से लटकी हुई है। इन पे यूपीएससी पे कोई कोर्ट केस नहीं होता। अगर मान लेते हैं किसी ने कर भी दिया तो यूपीएससी में ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसा लॉ डिपार्टमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट से 5 दिन में उस केस को सॉल्व करवा लेता है। लेकिन अगर क्लास 3 की बात आती है तो ये 1 साल 1.5 साल कोर्ट में रिप्लाई ही दायर नहीं करते। ये है, इसको भी हम राजनीति ही बोलना चाहेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कमीशन। 2022 में कमीशन को भंग यानी कि निलंबित कर दिया गया। 2023 फरवरी में बंद कर दिया गया। जितना भी काम है सारा जी ख़त्म करो और HPPSC लोक सेवा आयोग को दे दो। और बोला गया कि सारे पेपर लोक सेवा आयोग लेगा। लेकिन क्या लोक सेवा आयोग ने कोई पेपर लिया? सिर्फ एक कंडक्टर का, बाकी किसने किए? किसी भी बंदे ने किसी भी आयोग से पेपर नहीं करवाए गए। अब ये बोलते हैं कि जी हमने इसलिए भंग किया क्योंकि इसमें पेपर बिक रहे थे। ठीक है, हम मानते हैं, हमने माना है कि पेपर बिक रहे थे, लेकिन आप हमें बताइए कितनी चार्जशीट आज तक दायर की गई? क्या चार्जशीट दायर हुई वहाँ पर? चार्जशीट में वही 5-6 लोगों का नाम आता है हर पेपर में। कहाँ से पेपर लीक हुआ? और सुनने में तो ये आ रहा है कि जो 817 का पेपर है उसमें पेपर लीकेज हुई ही नहीं है, उसमें टेम्परिंग हुई है। जैसे युवाओं ने पेपर दे दिया, जो 1 2 3 बंदों पे FIR हुई है, उन्होंने पेपर दिया। उसके बाद अंदर जा कर के जब OMR शीट अंदर रखी गई, उसके बाद उस पर गोले लगाए गए, तो उसको पेपर लीक नहीं बोलते, उसको टेम्परिंग बोलते हैं। आज तक चार्जशीट क्यों दायर नहीं हुई? जहाँ तक मुझे लगता है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन 90 दिन में चार्जशीट दायर करनी होती है। आज कई 90 दिन हो गए हैं, कोई भी चार्जशीट दायर नहीं की गई विजिलेंस द्वारा। क्यों? क्योंकि चार्जशीट वालों के पास प्रूफ है ही नहीं। और ऊपर से जो नेता हैं वो बोल रहे हैं कि आप जितना लटका सकते हैं उतना लटकाओ। ये कोई बात थोड़ी ना है। आप 5 लोगों के पीछे या 10 लोगों के पीछे 5 या 6 लाख बेरोजगारों को जिन्होंने पेपर दिए थे, बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है, पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। ये तो हमारे लिए एक दुर्भाग्य है कि हिमाचल बेरोजगारी में पहले नंबर पर आ गया है। लेकिन आप मुझे बताएं, जिन 5-6 लाख बच्चों ने पेपर दिए थे उनको क्यों रोका जा रहा है? सिर्फ 5 लोगों के लिए 1 लाख पे एक बंदा होगा तो क्या 99,999 बंदों को सज़ा दी जाएगी? क्या यही कानून बोलता है? चार्जशीट क्यों दायर नहीं की जा रही? मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। न्याय यात्रा, आजकल भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही है। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस क्या कर रही है? हिमाचल में तो अन्याय हो रहा है युवाओं के साथ, कमीशन भंग है, पेपर नहीं निकल रहे हैं। राहुल गांधी जी मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक न्याय यात्रा कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि अगर आपको न्याय नहीं मिला है हम न्याय दिलवाएंगे। लेकिन हिमाचल में कांग्रेस न्याय क्यों नहीं दे पा रही है? सबसे बड़ा प्रश्न है ये। क्या इसी के लिए हमने वोट दिया था कि कल को मंत्री हमारे साथ अन्याय करें? मैं 18 तारीख को शिमला गया। 18 तारीख को मैं शिमला में पहुंचा और करीब 10 साढ़े 10 बजे मैं वहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद हमने पूरा दिन मुख्यमंत्री जी का वेट किया कि अब आएंगे, अब आ जाएंगे। हमने खाना भी नहीं खाया। 9 बजे रात को कुछ लोग आए और उन्होंने बोला कि आपने मिलना है तो 5 लोग हमारे साथ चलो और CM के जो ओक ओवर है वहाँ पर बातचीत होगी। अच्छा, पहले लोग अड़े कि हम नहीं जाएंगे, कुछ देर बाद उन्होंने बोला कि हाँ जी ठीक है, हम चल पड़ते हैं। तो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं 18 तारीख को कि मंत्री नहीं मान रहे, आप मंत्रियों को मनाओ। ठीक है जी। 18 तारीख को हमारे रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, हमने फिर भी व्यवस्था करी जैसे तैसे। 10 साढ़े 10 बजे ऊपर से ठंड थी
हम सड़कों पर घूम रहे थे 10:30-11 बजे तक, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। 19 तारीख को सुबह उठे, सीएम साहब से मिले, 2 मिनट के लिए उन्होंने समय दिया, वो गाड़ी में चले गए। उसके बाद हम 2 मंत्रियों से मिले, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपका काम कर देंगे। हमें खुशी हुई। 20 तारीख को सीएम साहब की स्टेटमेंट आती है कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं कि मंत्रियों को मनाओ। लेकिन आज 21 जनवरी को कुछ युवा साथी हमारे चंद्र कुमार जी से मिले और उनके साथ वार्तालाप हुई। तो जिस समय युवा बात कर रहे थे, चंद्र कुमार जी बिस्किट खा रहे थे। अब हम क्या बोल सकते हैं जी, मंत्री हैं, हमने उनको वोट दिया है, अब वो हमारी वैल्यू क्यों करेंगे। चंद्र कुमार जी बोलते हैं कि हो सकता है 2.5 लाख बच्चों ने ही पेपर खरीदा हो, चाहे 5 ने खरीदा हो, चाहे 2.5 लाख बच्चों ने पेपर खरीदा हो, हम इसको कैंसिल करेंगे। तो कुछ लोगों ने बोला कि इसमें 1-2 बंदे ही पकड़े गए हैं, अभी उनके ऊपर FIR हुई है, लेकिन साबित कुछ नहीं हुआ। तो बोलते हैं चाहे एक ही बंदा हो, हम पेपर को री-एडवर्टाइज्ड करेंगे और दोबारा से पेपर लेंगे और हम इसको कैंसिल करेंगे। क्या यही इसी के लिए राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं? इनके लिए, इनके ऊपर जितने भी क्रिमिनल केसेस चले हुए हैं वो कुछ नहीं है। अगर बाकी लोगों पे थोड़ी बहुत हमने, यानी कि कुछ लोगों पे FIR हुई है तो आप पेपर कैंसिल कर दो, तब तो इनके ऊपर भी 10-10 केस चले हुए हैं। इनके इलेक्शन कमीशन, इनका जो ये चुनाव लड़ने का प्रक्रिया है, उसको इनको मना क्यों नहीं कर देते कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते? क्या यही सही तरीका है बात करने का? और ये क्या बात हुई कि बकवास बंद करो, यहाँ से निकलो। मुख्यमंत्री जी ये बोल रहे हैं ऑन कैमरा, हम आने वाले कांग्रेस को कैसे वोट देंगे, हम लोकसभा चुनाव में कैसे वोट देंगे कांग्रेस को? क्या हमने इसी दिन के लिए, यही दिन देखने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था कि हाँ जी, आज हम कांग्रेस का समर्थन करते हैं और कल को जब कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो वो हमारे मुद्दों को नहीं उठाए, बल्कि हमें डांटे कि आपने हमें वोट क्यों दिया। तो जब इनका रिज़ल्ट 42,38,412 वोटों का रिज़ल्ट एक दिन में आ सकता है, तो 4335 बंदों का रिज़ल्ट 4 सालों में क्यों नहीं आया? आज लगभग 13 महीने इनकी सरकार को बने हुए हो गए हैं, इनका रिज़ल्ट 6 घंटों में निकल जाता है। 6 घंटों में प्रदेश की जनता को पता चल जाता है कि कौन सी सरकार सत्ता में आ गई। लेकिन 1 साल इनका कांग्रेस को आए हुए, 1 साल 1 महीना 10 दिन हो गए हैं, इन्होंने हमारे साथ अन्याय क्यों नहीं किया? क्या यही है व्यवस्था परिवर्तन? आज इन्होंने कोई भर्ती नहीं निकाली, 1 साल से ऊपर हो गया। इन्होंने बोला था कि 1 लाख भर्ती पहले साल निकालेंगे, पहली कैबिनेट में, कहाँ गई? वन मित्र भर रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड क्यों नहीं भर सकते? गेस्ट टीचर भर रहे हैं, ये TGT क्यों नहीं भर सकते? इन्होंने आज एक टीचर को गेस्ट टीचर फैकल्टी में ले रहे हैं, उससे दिहाड़ी का काम करवा रहे हैं। उससे अच्छा तो मनरेगा है। आप सीधा बोलो कि हाँ जी, आपको हम मनरेगा के तहत रख रहे हैं, आप 1 घंटा पढ़ाएंगे, आपको 100 रुपये दे दिया जाएगा। ये है व्यवस्था परिवर्तन। इसी व्यवस्था परिवर्तन के लिए लोग इनको वोट देते हैं। इन्होंने और कितनी, यानी कि एक रिटायर्ड जो बंदा है, जो रिटायर्ड पटवारी है, कानगो है, तहसीलदार है, उनको देने के लिए इनके पास 25,000 है। कानगो को देने के लिए इनके पास 30,000 है और नायब तहसीलदार को देने के लिए इनके पास 35,000 है। लेकिन ये 12,000 पर पक्की भर्ती नहीं कर सकते। मुकेश अग्निहोत्री जी ने जुलाई 2022 में बोला था कि अगर आपको पक्की नौकरी चाहिए, आपको पेंशन वाली नौकरी चाहिए, तो आप कांग्रेस को वोट दो। क्या इसी के लिए, इस गेस्ट टीचर फैकल्टी के लिए ही लोगों ने इनको वोट दिए थे कि आप दिहाड़ी पे रखोगे? ये कोई बात नहीं बनती। आप हमारे पेंडिंग रिज़ल्ट दीजिए, हम सरकारी क्षेत्र में आना चाहते हैं, हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सरकार आएगी जाएगी, हमें कुछ नहीं पता। हमें अपने प्रदेश से प्यार है,
हमें ना तो सत्ता चाहिए, ना ही हम किसी का हक मार रहे हैं। जो हमने मेहनत करी है, दिन रात पढ़े हैं, हमने परीक्षा को पास किया है, हम निर्दोष हैं, ठीक है, हमने पेपर लीक नहीं किया है, हमें हमारा हक दिया जाए, हमें नौकरी दी जाए जिसके हम हकदार हैं। बाकी आपने जो करना है, आपके मंत्री माने ना माने, आप जो मर्जी करो, हमें हमारा हक दो। सत्ता का लालच आपको है, हमें सिर्फ अपना हक चाहिए। धन्यवाद। इस वीडियो में आपको सिसकियां भी महसूस हो जाएंगी, जो गला रुंध रहा है इस युवक का वो भी आपको महसूस हो जाएगा कि आखिर रोजगार का जो दर्द है, रोजगार का जो रोना है, वो किस कदर आदमी को घोंटता है और सियासतदान किस तरह से इस इतने अहम मुद्दे को इतना लाइट वेट समझ लेते हैं कि उनके आगे ये कुछ एक तरह की मजबूत भूमिका में वो इन्हें नजर ही नहीं आता कि बेरोजगारों को मजबूती के लिए इस रोजगार की कितनी जरूरत है। प्रदेश के हर कोने में सियासत पसरी हुई है, देश के हर कोने में सियासत पसरी हुई है। कहीं पे राम भगवान का बात चली हुई है, कहीं रोजगार की बात चली हुई है, लेकिन सब कुछ कहीं ना कहीं थमा हुआ नजर आ रहा है। तो आपने देखा और सुना कि युवक किस तरह के सवाल उठा रहा है। हम कुछ सवालों की पुष्टि भी करते हैं। इस वीडियो में जो आवाज थी, मैंने पहले भी बताया था कि ये आवाज एक दर्द है। इसमें जो सवाल युवक ने उठाए हैं उनकी पुष्टि भी हम करते हैं। पुष्टि उस लिहाज से करते हैं कि सिस्टम अलग अलग से कैसे हो सकता है किसी एक के लिए। अगर IAS IPS रोजगार के हकदार हैं तो ये जो बकाया युवक युवतियां हैं इनका भी रोजगार पर हक है। सबसे बड़ी बात, इस युवक ने अपने इस ऑडियो में राहुल गांधी की उस यात्रा का भी जिक्र किया है जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम से शुरू है। अब देखने वाली बात यह है कि एक आम आदमी, प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस की बात करूं तो वो उसके हाईकमान को भी अब लपेटे में लेने शुरू हो गया है कि आप किस तरह के न्याय की बात कर रहे हैं जब जिस प्रदेश में आपकी सरकार है वहां पर ही युवाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो को हमने सीधा आपके सामने पेश किया है और इसमें दर्द भी है, सिसकियां भी हैं। हमने हल्की सी एडिटिंग वहीं पर की है इस ऑडियो के भीतर जहां पर ये युवक अपने जो रुंधा हुआ गला था उसको एक तरह से नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। रुंधा हुआ गला तो उस युवक ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो बेरोजगारी के दर्द की सुनामी है वो कहां तक किस तरह से मैनेज होगी ये देखने वाली बात होगी। सरकारों को जागना होगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।